वाल्मीकि शक्ति आवाज दो, आवाज दो। इस समय हमें जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर आज समाज के वो लोग हैं जो नेतृत्व देते हैं एक ऐसे समाज को जिसे आप कहते हैं वंचित समाज, जिसे कहते हैं अति पिछड़ा समाज, जिसे कहते हैं अति दलित महादलित समाज। और उस समाज के लीडर्स आज हमारे साथ हैं और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लगातार जो हमने संघर्ष किया, जिस तरीके से हमने उपवर्गीकरण के लिए संघर्ष किया और पंजाब से संघर्ष शुरू हुआ था, और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ कर दी, तो क्यों नहीं सरकारें आज इस पर अपना ध्यान दे रही, क्यों नहीं सरकारें इसे लागू कर रही? उपवर्गीकरण में कह रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा, कह रहे हैं कि दलित समाज के अंदर भी एक भाई तो काफी आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ भाई ऐसे रहे जिनकी जो सामाजिक कहते हैं उत्थान बहुत कम रहा, और वो इस स्तर पे रहे कि अब उनको अलग से कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ गई। और इसका फायदा भी हुआ है पंजाब के अंदर जिस तरह से था ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत सारी बातें उठी, कहा गया कि समाज टूट जाएगा, समाज के अंदर विभेद हो जाएगा। लेकिन आरक्षण किस लिए दिया गया था? समाज को नीचे से, जो निचले तबके पे, निचले पायदान पे जो खड़ा हुआ उसको ऊपर उठाने के लिए। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश जी हैं, उनकी पूरी टीम है। सर, आप तो बहुत वायरल हैं, और आपके जो जिस तरह के प्रयास रहे हरियाणा में और दिल्ली में, हरियाणा में तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी आई, फिर हरियाणा से भी खुशखबरी आई, पूरे देश से क्या प्रयास है? कब आएगी खुशखबरी? देखिए, ये जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कैटेगराइजेशन किया जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए, जैसा आपने अभी बताया है कि जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है, एक्चुअल में ये आरक्षण का मतलब है कि जिनको वंचित हैं, जो बिल्कुल अनटचेबल हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत पुअर है और जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत वीक है, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज में है, जहां उनका प्रतिनिधित्व पूरा करना है, तो उनका प्रतिनिधित्व पिछड़ता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास 4 और क्लास 3 की सर्विस में जो ठेकेदारी बढ़ी है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज बढ़ा है, उससे क्या हुआ है कि वो समाज जो है पिछड़ता जा रहा है। और एक समाज जो संपन्न समाज है, जो 1 दशक पहले या 2 दशक पहले यानी 20 वर्ष पहले जो आईएएस बने, उन्होंने अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा दिया, जो ऑफिसर बने उन्होंने पढ़ा लिया। अब जो लोग झाड़ू मार रहे थे, जो लोग सीवर साफ कर रहे थे, जो लोग सांप का खेल दिखा रहे थे, जो लोग बंदर नचा रहे थे, जो लोग सुअर की कट्टी कर रहे थे, जो खटिक समाज है, वाल्मीकि समाज है, सपेरा समाज है, डूम समाज है, जो धानुक समाज है, जो घरों में काम करता है, वो समाज में तरक्की तो हुई, लेकिन वो उसका समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूर्ण रूप से बराबरी के हक पर नहीं आ पाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सामाजिक न्याय व्यवस्था को देखते हुए आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b) के तहत ये आरक्षण दे करके, यानी कोटे में कोटा दे करके समाज के साथ न्यायिक व्यवस्था का एक इतिहास कायम किया है। और हमारी पहली ये है कि जो हरियाणा में इम्प्लीमेंट हुआ, हरियाणा में इम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि वो पहले से इन पाइपलाइन था। उससे पहले 1975 में पंजाब में था, और उसके पीरियड में ही तमिलनाडु में भी था, तेलंगाना में भी था, आंध्र प्रदेश में भी था। पहले तो एक ही राष्ट्र था, तो एक ही था, राज्य सरकारों ने किया है, केरला में भी है। अब इतनी सारी स्टेटों में जब पहले से था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको स्टे किया था, लेकिन बहुत लंबी बहस के बाद हमारे जो समाज के हितैषी समाज के, हमारे इस समाज के वंचित समाज के ये जो योद्धा हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, जिन्होंने इसके लिए वकालत करी, जिन्होंने एडवोकेसी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो बड़े लंबे समय के अंतराल के बाद इस स्तर पर पहुंचे कि वो निर्णय इस वंचित समाज के पक्ष में हुआ। अब हमारी पहल ये है कि आरक्षण रखा इसीलिए गया था कि जो वंचित समाज है उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। अब चूंकि जो वंचित में से निकल गया है समाज,
जो ऑन मेरिट पे आ रहा है, जो पहले से ही क्लास 1 ऑफिसर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लोकसभा में सांसद बन चुका है, जो कैबिनेट मंत्री बन चुका है, जो राज्यों में भी मंत्री बना हुआ है, जो भारत की 25 नवरत्न कंपनियों में बड़े बड़े मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, और मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों में आईआईएम के माध्यम से जो मैनेजमेंट करके आया है, जो एमबीए करके गया है, जो आईआईटी के माध्यम से इंजीनियरिंग करके गया है, और जो एमबीबीएस के माध्यम से एमएस करने के बाद एमडी करने के बाद डॉक्टर बना है, जिसने मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर बहुत अच्छी खासी बढ़त पैदा की है, वो समाज ने अपना समाज तो संपन्न कर लिया, अब वो उनके बराबर में आकर खड़े हो गए। आपने देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स की जो कट ऑफ मेरिट जाती है, वो कट ऑफ मेरिट बिल्कुल नेट टू नेट 2-4 नंबर का डिफरेंस होता है। आपने टीना डॉबी का नाम सुना होगा। टीना डॉबी वो ऑन मेरिट पे आई थी, और ऑन मेरिट पे आने के बाद उन्होंने जर्नल कैटेगरी को भी बीट किया। इट मींस कि आप अभी संपन्न हो गए हैं और ये मजबूत हो गए हैं, तो ये व्यवस्था की तो गई थी दलित और वंचित समाज को, लेकिन अब जब आप टीना डॉबी बन गए हैं, उस कैटेगरी में आ गए हैं, तो उस कैटेगरी से अब उन लोगों को जो जर्नल कैटेगरी में भी आ रहे हैं और इधर रिजर्वेशन में भी आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए नहीं किया है, क्योंकि चूंकि जब आप संपन्न हो गए हैं तो आप जर्नल कैटेगरी में जाइए। आप ये तो नहीं करे कि जगह खाली कर दो। नो, हम जगह खाली करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो वेल एजुकेटेड हो गए हैं। आप ये कहते हैं कि ये लोग पढ़ते नहीं है, तो ठीक है, मान लिया। ये बहुत बोला जाता है, आप पढ़े लिखे हैं तो आप जर्नल कैटेगरी को बीट कर रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों है? आप तो वहां जाइए। कहने का मतलब एक पहलवान अगर 90 किलोग्राम में लड़ने की ताकत आ गई है, उसमें 90 किलोग्राम का हो गया, तो वो 60 किलोग्राम में ना लड़े। नहीं, वो 45 किलोग्राम वाले से क्यों बहस कर रहा है कि वो मेरे साथ क्यों आए? अच्छा भाई, 90 किलोग्राम वाला जो पहलवान है वो 45 किलो वाले से क्यों डर रहा है? अब 90 किलो वाला 120 किलो वाले से भी लड़ सकता है, 100 किलो वाले से भी लड़ सकता है, 80 किलो वाले से भी लड़ सकता है। यानी किलोग्राम को अगर मैं कट ऑफ मेरिट में कहूँ तो 100 में से 97%, 90%, 95% जो कट ऑफ मेरिट में जिनके नंबर आते हैं वो जर्नल कैटेगरी को बीट कर रहे हैं। तो जब आप जर्नल कैटेगरी को बीट कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मैटर ये है कि रिजर्वेशन तो केवल दलित दबे कुचले लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए है। क्योंकि आपने सुना होगा, जितनी आपकी उम्र है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ मेरिट में क्या होता था एमबीबीएस में, कि 3 पेपर होते थे। 3 पेपर में क्या होता था? केमिस्ट्री होती थी, फिजिक्स होता था और बायोलॉजी होती थी। बायोलॉजी में अगर तीनों में से एक सब्जेक्ट में 33% नंबर है और कम भी नंबर है, तो भी उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता था। तब आपको शर्म नहीं आई कि ये पढ़ते नहीं है। ये तो रिजर्वेशन अपने पे था तो सब ओके। अब दूसरी बात हम बताते हैं। जब शेड्यूल कास्ट में कट ऑफ मेरिट ओबीसी के बराबर आती है और कभी कभी जनरल से ऊपर जाती है, ये कानून है, डीओपीटी का ये कानून है कि जो जनरल कैटेगरी के बराबर आएगा वो उसको अनरिजर्व्ड काउंट किया जाएगा। ये डीओपीटी 10 अगस्त 2010 का ऑर्डर है, और ये 2 जुलाई 1997 में इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, लेकिन उस ऑर्डर को क्रैश कर दिया गया था, और क्रैश करने के बाद उसमें क्लास 1 फीडर कैडर को बंद कर दिया गया था और वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को बंद कर दिया गया था। तो उसमें माननीय पूर्व दिवंगत हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वो उनकी सरकार में ये बजट वो उसमें एक बिल लेकर आए थे कि ये वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को बंद करके पोस्ट बेस्ड रोस्टर को लाया जाए। पोस्ट बेस्ड रोस्टर का मतलब है 200 बेस्ड रोस्टर, 200 पॉइंट बेस रोस्टर। 200 पॉइंट बेस रोस्टर क्या है कि जो ऑन मेरिट में आ जाएगा उसे एज ए जर्नल ट्रीट किया जाएगा। अब आप जर्नल में जा रहे हैं, बच्चे कुछ रहे हैं, वो थोड़े से रह गए हैं, तो वो जो गरीब वर्ग है उसका भी कोटा खा रहे हैं, तो उसको तो लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए बड़ा सोच समझ करके संविधान की धाराओं को देखते हुए पार्लियामेंट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस होनी चाहिए। ये बहस हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों के बाद, 2006 के बाद, 18 साल बाद ये डिसीजन इनके फेवर में दिया है। तो इसका मतलब है बाबा साहब की आत्माएं आज ऊपर बैठ करके ये खुश हो रही होंगी कि जिन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, आज वो देख करके ऊपर से खुश हो रहे होंगे, उनकी आत्मा खुश हो रही होंगी कि आज जिन लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई थी, जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, आज उनको इसका हक मिलने के लिए हम आज जंतर मंतर पर मोदी जी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पूरे संपूर्ण भारत में ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। और जहां जहां आपकी सरकारें हैं
वहाँ लागू होना चाहिए। और इसका रिजल्ट जीता जागता ये है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बाबा योगी हैं और अभी जो हरियाणा में चुनाव हुआ, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने पहले ऑर्डर किए थे, पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करेंगे। अब वहाँ हरियाणा में लागू कर दिया, महाराष्ट्र में इन्होंने अपना खाका तैयार करके कहा था कि हम वहां पर भी इसको कोशिश करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर भी एकदम इतिहास खड़ा किया है, इतिहास ऐसा खड़ा किया है कि आज तक महाराष्ट्र के अंदर जो भाजपा तीसरे नंबर पर खड़ी होती थी शिवसेना और कांग्रेस के बाद, आज वो नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ी हुई है। और वो केवल इसका श्रेय जाता है कि वो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट ने टोटल भर भर के उनको वोट दिया है, एकदम इसमें पूरा 100% वोट दिया है। अब ये विपक्ष को भी समझना होगा, बहुजन समाज के नेताओं को समझना होगा, चंद्रशेखर रावत जी को समझना होगा, बहन कुमारी मायावती को समझना होगा और कांग्रेस को समझना होगा कि इन्होंने जिन्होंने इसको अपोज किया, आज वो इस स्थिति में खड़े हो गए कि वो अपना इतिहास बचाने में नाकाम हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत साल पहले कभी कोई एक पार्टी हुआ करती थी चंद्रशेखर जी की, है ना, कभी एक लोकदल हुआ करती थी। तो ऐसे भी ऐसा ना हो, खाती थे में ना बदल जाए। बहुजन समाज के नेताओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो आप कहते हैं कि दलित एकता टूट रही है, आपने दलित एकता को तोड़ा है, आप ही इसकी पहल करिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब आप लोग पहल करें, बड़ा दिल दिखाएं। नहीं तो स्थिति जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुई है और बाकी पार्टियों की हुई है, वो स्थिति आपकी आगामी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर और पूरे संपूर्ण भारत में पूरी विपक्ष की पार्टियों की ना हो जाए। अच्छा, कौन सी शक्तियां रही हैं ऐसी जिन्होंने इस मामले में जमकर टांग अड़ाई? सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी शक्ति लगाई गई, सोशल मीडिया पे आप देखते हो, क्योंकि आपका समाज उतना मुखर नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने लगातार आपका विरोध किया, अपोज किया और पूरा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की कि ये तो भाई ये तो समाज में फूट पड़ जाएगी, ये तो दलितों का रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है, इस तरह की बातें की। उनको क्या जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, उनका हमारा जवाब एक है कि एक परिवार के अंदर कभी कभी बहुत बड़ा परिवार जब होता है तो 4-5 बेटे जब होते हैं तो उसमें एक ऐसे भी दौर आते हैं कि भाई भाई में झगड़े भी होते हैं और वो दौर ऐसे आते हैं कि भाई भाई का बंटवारा भी हो जाता है। लेकिन कुछ समाज में लोग और भी लोग मौजूद होते हैं। कभी आपने सरपंचों का नाम सुना होगा कि पंचायत में बैठ करके उन परिवार के लोगों का फैसला होता था। तो ये वो पंच थे जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में बैठ करके हक के लिए अपनी अदायगी की, अपनी ईमानदारी की, उन्होंने अपना परिचय दिया। वो परिचय इस तरीके से दिया जैसे गांव के सरपंच दिया करते थे कि अगर परिवार में ऐसा दौर आए तो समाज के और गांव के लोग बैठ करके उसको सुलझाते थे। वैसे ही सरकार में कुछ लोगों ने उसका विरोध किया तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ने इसको सपोर्ट किया है। ज्यादातर लोग मतलब ज्यादातर दिल की बात है, जिन्होंने दिल की बात, सत्य तो सत्य है। हकीकत में बात यह है कि लोग सीवर में मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, हमारे लोग ठेकेदारी में मर रहे हैं। ये सब पोजीशन को देख करके 10,000 में यार कौन मरने के लिए जाएगा? आखिर उसको अपने बच्चों का पेट पालना है ना। और ये कहते हैं कि पढ़ते नहीं है, अरे पढ़ा तो रहे हैं। सरकार ने ऐसी सुविधाएं दी है कि आज जो शेड्यूल कास्ट है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं, स्कॉलरशिप दी है। लेकिन उसका स्कॉलरशिप का तो बेनिफिट है वो केवल जो जागरूक लोग हैं। अच्छा, क्रीमी लेयर की बहुत बात हो रही है। क्रीमी लेयर में मैं आपको बता दूं क्रीमी लेयर का क्या है। अब मैं हूँ एक ऑफिसर हूँ, है ना, और ऑफिसर होने के नाते मेरे बच्चों में और मेरा जो भाई है जो मेरे घर से पैदा हुआ है वो एक सफाई कर्मचारी है और वो सफाई कर्मचारी ठेकेदारी में काम कर रहा है। वो जो ठेकेदारी में काम कर रहा है उसका जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और मेरा जो बच्चा है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, अमेठी इंटरनेशनल में पढ़ रहा है, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, एयरफोर्स बाल भारती में पढ़ रहा है। तो दोनों के बच्चों में इतना डिफरेंस है कि वो उसको बीट नहीं कर पा रहा है। तो जो संवैधानिक धाराएं है, जो आरक्षण का क्राइटेरिया को फॉलो अप करते हुए ये जो आरक्षण का दायरा था उसको दायरे को देखते हुए क्रीमी लेयर को लागू करने की कोशिश की गई है। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर है कि भाई एक आदमी MP बन गया, एक आदमी टीना डॉबी बन गई,
अब उसके बच्चे में और दूसरे बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं और मेरा बच्चा अच्छा कंप्लीट कर सकता है तो मुझे क्रीमी लेयर में लाया जाए। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे, जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू हुआ? हमेशा से है। हुआ ना? उसका तो कोई विरोध ही नहीं हुआ, उसका तो कोई विरोध नहीं हुआ ना। तो जब क्रीमी लेयर में ओबीसी समाज ने विरोध नहीं किया तो ये हमारे अपने लोगों को चाहिए था कि इसका विरोध ना। ये तो अपने समाज का ही नुकसान है, अज्ञान।